बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप। हमारा आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से है। 23 मार्च 1940 जो इसके लिए जो डेट मेन फेमस है, जो आप सब लोगों ने सुनी होगी, 23 मार्च 1940। इस दिन क्या हुआ था, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी, इसके फ़ीचर्स क्या हैं, इसके बैकग्राउंड क्या है, इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन क्यों कहते हैं, किस जगह पर हुई थी, कितने लोगों ने इसको ज्वाइन किया था, ये तमाम की तमाम बातें आज के इस लेक्चर के अंदर हमने पढ़नी है। सबसे पहली बात, AIML क्या है। AIML स्टैंड्स फॉर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। कुछ और चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर करते चले जाएंगे। कौन सी चीज़ें कवर करते जाएंगे जो इसके साथ रेलेवेंट हैं, आल दो बैकग्राउंड में आएंगी, हिस्ट्री में आएंगी, लेकिन जब तक हम उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इसको क्लियर नहीं कर सकते। उसमें क्या चीज़ें हैं जनाब, हम एक छोटा सा स्टार्ट लेते हैं। आवाज़ आ रही है ना एंड तक। पार्टीशन ऑफ बंगाल से स्टार्ट ले लेते हैं, बल्कि उससे भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पे चले जाते हैं। हम क्रॉनिकली एक शॉर्ट सा एक जो है वो हिस्ट्री की टाइमलाइन ड्रा कर लेते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं 1857 से ऑनवर्ड कर लेते हैं। 1857 में क्या हुआ था जनाब। 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, और इस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में जो मुसलमानों का इस सब कॉन्टिनेंट पे रहा सहा कंट्रोल था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। सब कॉन्टिनेंट टोटली चला गया किसके, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में, नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में। ईस्ट इंडिया कंपनी और बरतानिया, अभी तक ये दो अलग चीज़ें हैं। जो यहाँ पे कब्ज़ा किया है वो बरतानिया ने नहीं किया, वो किसने किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद जब यहाँ का कंप्लीट कंट्रोल हासिल किया तो फिर प्लेट में डालकर ये मलका बरतानिया के आगे या उसका किंग क्राउन के आगे जाके पेश किया, क्योंकि वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स आना शुरू हो गए थे। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको ये लगा कि हो सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी सब कॉन्टिनेंट हमारे हवाले ना करे और इंडिपेंडेंटली वहाँ पे गवर्न करने की कोशिश करे। कन्फ्लिक्ट अराइज़ हुए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने क्या किया, ये सारा कुछ कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश क्राउन के हवाले जाके ईस्ट इंडिया का कंट्रोल किया, और बाकायदा तौर पर जो ईस्ट इंडिया का कंट्रोल ख़त्म हुआ और बरतानिया की सुज़रेनिटी जो हमारा सब कॉन्टिनेंट है इसके ऊपर स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या था, थोड़ा सा इसके और बैकग्राउंड में चले जाए। 1857 से जब हम बैक पे आते हैं 711 712 पे मोहम्मद बिन कासिम का हमें नाम नज़र आता है, और मोहम्मद बिन कासिम से भी थोड़ा सा और बैक पे चले जाएं तो इससे पीछे हमें जो चीज़ नज़र आती है वो हमें यहाँ पे हिंदू जो गवर्नमेंट है, हिंदू जो कंट्रोल है वो यहाँ पे सारा नज़र आता है। अगर इससे भी आप बैक पे चले जाएं थोड़ा सा चीज़ों को समझने के लिए, तो इससे बैक पे आप चले जाएं इंडस सिविलाइजेशन की तरफ चले जाएं जनाब। इंडस सिविलाइजेशन से हम स्टार्ट कर लेते हैं। जब हम इंडस सिविलाइजेशन की तरफ चले जाएं तो सिर्फ इतना सा आप जहन में रखें कि 2500 BC। 2500 BC का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई चीज़ BC में लेकर जाते हैं, ये 2500 बिफोर क्रिस्ट है। बिफोर क्रिस्ट पे आप क्या ले जाए, 0, और आज हम कहाँ पे बैठे हैं, 2022 में। इट मीन्स कि 2500 और 2000 कोई 4500 साल पहले जिस जगह पर आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर जो आसार थे जिस सिविलाइजेशन के, उसको क्या कहा गया, इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन है वो 1800 BC में होता है। आज से कोई 3700-3800 साल पहले जब डिक्लाइन होता है तो इस एरिया में जो उनके डिक्लाइन का बेसिक रीज़न बताया जाता है, अक्सर हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग वो आर्यंस का यहाँ का कंट्रोल और आर्यंस की इन्वेजन, उसको कंसिडर किया जाता है कि बेसिकली जो यहाँ पर ये सारे मामलात हुए, ये इंडस सिविलाइजेशन का जो डाउनफॉल है उसमें एक बेसिक रीज़न क्या है, आर्यन का यहाँ पे आना। जब आर्यन के यहाँ पर आने की बात करते हैं तो आर्यन क्या हैं, दे आर द फोर फादर्स ऑफ हिंदूस। तो अब यहाँ पे हिंदू लेगेसी स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो रही है, 1800 बिफोर क्रिस्ट। 1800 बिफोर क्रिस्ट और 2200 ये कितने साल पहले, 4000 साल पहले।
4000 साल पहले हिंदू जब कंट्रोल स्टार्ट होता है और वो कंट्रोल मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ पे आता है, आलमोस्ट 3000 ईयर्स यहाँ पे कौन हुकूमत कर चुका है? हिंदू हुकूमत कर चुके हैं। तो उनका 3000 साला दौरे हुकूमत यहाँ पे आके पहले वीक होता है और फिर बाकायदा जो मुस्लिम सल्तनत है कुतुबुद्दीन ऐबक 11वीं सदी पे पहली मुस्लिम जो रूल है, उससे पहले कुछ हिस्से हैं हमारे पास, बट जब हम बात करते हैं तख्ते दहली की, तख्ते लाहौर की, सब कॉन्टिनेंट के पूरे कंट्रोल की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम रूलर है जिसने बाकायदा तौर पर यहाँ पे गवर्नमेंट बनाई। उसको ऐबक क्यों कहते थे? उसके हाथ की 6 उंगलियाँ थी, जिसके हाथ की 6 उंगलियाँ उसको क्या कहा जाता है? ऐबक कहा जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंट्रोल, अब हुआ क्या है यहाँ पे कि जो 3000 साल से हिंदू हुकूमत है, हिंदू कंट्रोल है, उसको मुस्लिम आके क्या कर देते हैं? ख़त्म करते हैं। जब मुस्लिम उसको ख़त्म करते हैं तो हिंदू इस चीज़ को अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे पर साथ साथ वो मुसलमानों के साथ मुकाबला करने की पोजीशन में भी नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आती है तो उनको हिंदूज़ की सपोर्ट हासिल हो जाती है। किस लिए? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी रूलर्स के अगेंस्ट है, जो यहाँ पे जिनसे गवर्नमेंट ली है वो भी किसके अगेंस्ट हैं? उन्हीं रूलर्स के अगेंस्ट हैं। तो वो सब लोग किसके ख़िलाफ़ हो गए? वो सब लोग ख़िलाफ़ हो गए मुसलमानों के। जब ये सब लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ हुए तो फिर भी कुछ ना कुछ मुसलमानों के पास कंट्रोल रहा, जो आखिरकार 1857 में मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हुआ, ब्रिटिश रूल यहाँ पे आया, तो ब्रिटिशर क्योंकि रूलर थे, उनके लिए तो नीचे वाले सब लोग ग़ुलाम थे, बराबर थे। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें हिंदूज़, तो वो भी अब आल दो गवर्नमेंट में तो नहीं थे, बट उन्होंने कोशिश की कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्या आ जाए? करीब आ जाए। उससे क्या होगा? ताकि जो मुसलमान हैं, मुसलमानों को और ज़्यादा क्या किया जा सके? पुश बैक किया जा सके। तो यहाँ पे जो ये सिलसिला स्टार्ट हुआ 1857 में, इस सारे मैटर के बाद जो हमारे मुस्लिम्स हैं उन्होंने कोशिश क्या थी? लड़ाई झगड़े की सूरत में थी। कभी कहीं पे झड़प हो गई, कभी कहीं पे झड़प हो गई, कभी कहीं पे मसला आ गया और कभी कहीं पे मसला आ गया। इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए 1885 बरतानिया ने ही, उनके जो लॉर्ड हैं A.O. ह्यूम, लॉर्ड A.O. ह्यूम ने ऑल इंडिया कांग्रेस की बुनियाद रखी और इस कांग्रेस का मकसद था कि जितने यहाँ के मुस्लिम्स हैं और जितने यहाँ के हिंदूज़ हैं उन सब की एक नुमाइंदा जमात बनाई जाए और ये लोग बजाय इसके कि अपने डिमांड्स के लिए बरतानिया के साथ लड़ाई करें, झगड़ा करें, एक पॉलिटिकल फोरम दे दिया जाए और ये तमाम के तमाम लोग उस पॉलिटिकल फोरम को यूज़ करते हुए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से यहाँ के नेटिव्स की डिमांड्स हैं वो थ्री दिस पॉलिटिकल फोरम उसको एडजस्ट किया जा सके। जब 1885 में ये पहला पॉलिटिकल फोरम क्रिएट किया जाता है तो बेसिकली ये किसके लिए था? मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ दोनों के लिए था। इसमें दोनों लोगों ने शमूलियत इख्तियार की। आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि कायदे आज़म भी किसका हिस्सा रहे? ऑल इंडिया कांग्रेस का हिस्सा रहे। जो मुस्लिम लीडर्स थे इन द बिगिनिंग वो सब किस में आए? ऑल इंडिया कांग्रेस में। हिंदूज़ भी किस में आए? ऑल इंडिया कांग्रेस। क्योंकि बेसिकली इस जमात का मकसद था कि ये जमात दोनों यानी कि हिंदूज़ और मुस्लिम की नुमाइंदा जमात के तौर पर यहाँ पर जो रूलर्स हैं, ब्रिटिशर्स हैं, उनके साथ लिज़ान करे और जो अपनी डिमांड्स हैं वो पॉलिटिकल फोरम पर उनके सामने पुट की जाए। लेकिन इसमें जो मसला आता है पहला, वो आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल से। अब पार्टीशन ऑफ बंगाल से मसला क्या आ गया? पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या है? वही बंगाल जो आज फिर दो हिस्सों में अलग है, एक बांग्लादेश के नाम से हम उसको देखते हैं। ये बंगाल, मशरक़ी और मगरबी बंगाल, बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है और उसमें ओवरऑल ये पॉइंट अपने समझना है कि यहाँ पे होता क्या है। होता ये है कि ये बंगाल एक बहुत बड़ा सूबा है। यहाँ पर मगरबी साइड पर हिंदू मेजॉरिटी है और मशरक़ी साइड पर किसकी मेजॉरिटी है? मुस्लिम।
ओवरऑल अगर पूरे सूबे की बात करें तो हिंदू ज़्यादा हैं और मुसलमान क्या हैं, कम हैं। और अगर हम मशरिक़ को अलग कर दें और मगरिब को अलग कर दें तो मगरिब में किसकी मेजॉरिटी है, हिंदू थे ओवरऑल ज़्यादा, बट मैक्सिमम कहाँ पे रहते थे, मगरबी साइड पे। मुसलमान मेजॉरिटी में हैं लेकिन हिंदुओं के बराबर मेजॉरिटी उनकी नहीं है, लेकिन सारी मेजॉरिटी कहाँ पे है उनकी, मशरिक़ी साइड पे है। इसके एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल में दूंगा। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कि टोटल 100 अगर हैं तो 60 हिंदू हैं और 40 क्या है, मुस्लिम हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे कंट्रोल किसका बना, हिंदू का बना। जब बंगाल को तकसीम किया गया 1905 के अंदर, जब 1905 में बंगाल के 2 हिस्से किए गए, एक हिस्सा मगरबी बंगाल और एक हिस्सा क्या हो गया, मशरक़ी बंगाल। अब मशरक़ी बंगाल में ज़्यादा कौन है, मुस्लिम, मगरबी में कौन है, हिंदू। तो जिसकी वजह से मशरक़ी बंगाल पे किसका कंट्रोल आ गया, मुस्लिम्स का, और मगरबी बंगाल पे किसका कंट्रोल आ गया, हिंदू। अब हिंदू जो अपनी सेम स्ट्रेंथ के साथ पूरे बंगाल का कंट्रोल लेकर बैठे थे, अब उसी सेम स्ट्रेंथ के साथ उनका कंट्रोल क्या हो गया, आधे एरिए पे आ गया, जो उनके लिए किसी भी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं था। इस मकसद के लिए सबसे पहला क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने एक मूवमेंट चलाई, हिंदुओं ने स्वदेशी के नाम से एक मूवमेंट चली थी। अब ये स्वदेशी मूवमेंट क्या है, स्वदेशी, ये स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली देश किसको कहते हैं, मुल्क को। और आपने सुना होगा शेर और सवा शेर वाली बात। तो ये स्वदेशी मूवमेंट इसलिए चलाई गई थी कि सिर्फ अपने देश की चीज़ें, अपने देश की चीज़ों का क्या मतलब कि यहाँ पर क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा सूबा था, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, और बरतानिया बेसिकली आया किस गर्ज से था, यहाँ पे ट्रेड। तो बरतानिया अपनी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बेचता था, यानी कि सब कॉन्टिनेंट में बेचता था। जब ये स्वदेशी मूवमेंट आई तो बाइकआउट किया हिंदू ताजरों ने जो इस बंगाल के थे कि हम बरतानिया की कोई भी चीज़ नहीं ख़रीदेंगे, वहाँ से इंपोर्ट नहीं करेंगे, जिससे ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ। रीज़न क्या थी, आपने तकसीम क्यों की। बात फिर वहीं पे है कि जो चीज़ हम पढ़ना चाह रहे हैं उसके साथ इसका कोई ताल्लुक़ है भी कि नहीं है। ताल्लुक़ ये है कि जब इस मैटर पे कांग्रेस ने हिंदुओं का साथ दिया, अब मसला क्या हो गया, कांग्रेस ने किसका साथ देना था, किसकी नुमाइंदा जमात थी, दोनों की। जब ये मैटर बना तो कांग्रेस या न्यूट्रल हो या दोनों के बारे में चले कि ठीक है दोनों का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि ओवरऑल बंगाल इतना बड़ा सूबा है कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो अगर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर भी दिया गया तो अच्छी बात है, ताकि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर तरीके से हो सके। लेकिन जब कांग्रेस ने फुली यहाँ पे किसका साथ दिया, हिंदुओं का, तो अब मुसलमानों को पता चला कि ये हमारी नुमाइंदा जमात नहीं है, हमें क्या करना है, हमें अपनी एक नुमाइंदा जमात बनानी है। तो फिर 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की यहाँ पर क्या रखी गई, बुनियाद रखी गई। तो अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का बैकग्राउंड क्या था, कांग्रेस का तकसीम बंगाल पे हिंदुओं का साथ देना। और फिर 1911 में क्या हुआ था, ये कैंसिल कर दी गई थी, वापस इसको रिवर्ट कर दिया गया था, जो पार्टीशन थी वो कैंसिल हो गई, जिसका मुसलमानों को नुकसान हुआ। तो यहाँ पर जब मुसलमानों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि नहीं ये जो जमात है ये तो हिंदुओं का साथ दे रही है, तो इस मकसद के लिए क्या हो गया, इस मकसद के लिए ये हुआ कि अब हमने अपनी अलग जमात बना ली। यहाँ तक हम 1906 तक पहुँचे हैं, अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं की कि हमें अलग वतन चाहिए। पाकिस्तान का लफ्ज़ कहीं पर भी नहीं है, अलग वतन का नाम कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनती है तो 1913 में इसको कौन ज्वाइन करते हैं, कायद आज़म। और कायद आज़म जब इसको ज्वाइन करते हैं तो वो ऑलरेडी किसके मेंबर थे, वो थे कांग्रेस के भी। तो एट द सेम टाइम कायद आज़म वाज द मेंबर ऑफ द कांग्रेस एज वेल एज मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और एफर्ट्स स्टार्ट होती हैं टू ब्रिंग द मुस्लिम एंड हिंदूज ऑन द सेम पेज। अलग होने की बातें नहीं हैं, एफर्ट्स किस चीज़ की है, दोनों को क्या किया जाए, सेम पेज पे। दोनों को सेम पेज पर लाने के लिए 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है, जिसको कहा जाता है मिसाके लखनऊ। आप लोग जो बैठे बैठे पीछे, आप लोगों ने ये डेट्स ध्यान में रखने। लखनऊ पैक्ट कब हुआ, 1916 के अंदर। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई थी, 1905
5 कैंसिल कब हुई थी? 1911 में हुई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी है? 1885 के अंदर। किसने बनाई थी? लॉर्ड A.O. ह्यूम। ऑल इंडिया कांग्रेस, सॉरी। कौन थे इसके? मुस्लिम और हिंदू दोनों इसके नुमाइंदे हैं। यहाँ से आपने स्टार्ट करना। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुआ था? 1857 के अंदर। उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 के अंदर बनी। कायद आज़म ने कब ज्वाइन की? 1913 में इसको ज्वाइन किया। और एफर्ट क्या स्टार्ट की कि जी हिंदू और मुस्लिम एक पेज पे आ जाओ। इस मकसद के लिए 1916 में लखनऊ पैक्ट, जिसको क्या कहा गया? मिसाके लखनऊ। जब आप इस मिसाके लखनऊ को या लखनऊ पैक्ट को पढ़ते हैं तो इसमें आपको सारा टेक्स्ट यही बताता है, सारी इसके जो क्लॉजेज हैं वो यही बताती हैं कि मुस्लिम अपने लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? सीट्स डिमांड कर रहे हैं। सेपरेट होमलैंड नहीं, सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? आपने सुना होगा जुदागाना इंतखाब। आज पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप किसी जनरल सीट के इलेक्शन पे मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के दरमियान कंपटीशन करवाएं ओपन, तो कौन जीतेगा? नॉन मुस्लिम चाहे जो भी होगा, जैसा भी उसका वो कैरेक्टर अच्छा होगा, बट फिर भी किसको प्रेफर किया जाएगा? और अगर ऐसा हो कि नॉन मुस्लिम का कंपटीशन नॉन मुस्लिम के साथ और मुस्लिम का मुस्लिम के साथ हो, तो फिर उनके एक्चुअल जो नुमाइंदे हैं वो सामने आ सकते हैं। तो यहाँ पर जुदागाना इंतखाबात में यही डिमांड थी कि जनाब जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वहाँ पे कंपटीशन मुसलमानों का मुसलमानों के साथ, हिंदुओं का कंपटीशन हिंदुओं के साथ होगा, ताकि दोनों के नुमाइंदे उसमें आए। 1/3 नुमाइंदगी मांग रहे हैं कि अगर 100 बंदे होंगे तो 33 मुस्लिम होंगे और 66 उसमें क्या होंगे? वो नॉन मुस्लिम यानी कि हिंदूज़ और बाकी लोग उसमें होंगे। अभी तक जो हमारी डिमांड्स हैं, अभी तक जो सारे यहाँ पर हम 1916 में खड़े हैं और मिसाके लखनऊ क्या कर रहे हैं कि जी हम एक हो जाएं, और हमारा मकसद यहाँ पे अभी भी क्या है? ब्रिटिशर्स को यहाँ से मूव करवाना, क्विट इंडिया मूवमेंट्स चलाना। कि किन को क्विट करवाना? अभी तक हम डिवाइड एंड क्विट की तरफ नहीं गए, अभी तक हम कहाँ पे खड़े हैं? क्विट की तरफ। अभी तक किसी के जहन में पाकिस्तान का लफ्ज़ नहीं है। और कायद आज़म की इन एफ़र्ट्स की वजह से जो हिंदू हैं वो इस पैक्ट को साइन करते हैं और मुसलमानों के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लेते हैं। इन तमाम एफ़र्ट्स की वजह से कायद आज़म को जो है ख़िताब दिया जाता है एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कि सफ़ीर है जनाब हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। और सरोजनी टाइटो क्या करते हैं? ये इनको जो है वो नाम देते हैं किस चीज़ का? एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों? क्योंकि इनकी एफ़र्ट्स के साथ हिंदू और मुसलमान एक पेज पे आ गए हैं। अब जब 1916 में ये होता है तो उसको कुछ ही अर्सा बाद 1919 का एक्ट आ जाता है। उसमें ये डिमांड अभी तक मुसलमानों की नहीं मानी गई। कुछ और उसके इश्यूज़ हम उस तरफ नहीं चलते, सिर्फ आगे आपको मेन पॉइंट्स बताता हूँ जो हमारे आज के टॉपिक के साथ रिलेट हमें करें। 1928 के अंदर आ जाते हैं। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आ जाती है, और इनफैक्ट नेहरू रिपोर्ट वाज द निगेशन ऑफ लखनऊ पैक्ट। जो हमारी डिमांड्स मानी थी हिंदूज़ ने लखनऊ पैक्ट के अंदर, वो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में उसका क्या कर दिया जाता है? इनकार। भाई हम जो मुसलमानों का सेपरेट इलेक्टोरेट और हम इन चीज़ों को नुमाइंदगी को मानने के लिए तैयार नहीं है। स्टिल इस सारी चीज़ों को वापस सेम पेज पे लाने के लिए 1929 में अगेन कायद आज़म क्या करते हैं? अपने 14 पॉइंट्स देते हैं। अब अगर आप 14 पॉइंट्स का टेक्स्ट पढ़ें, ये चीज़ें सुनने से समझ नहीं आएंगी आप लोगों के लिए, बेटे इतना काफ़ी है। अगर आप में वाकई कोई सीरियस कैंडिडेट है तो एटलीस्ट उसको कल आने से पहले कायद आज़म के 14 पॉइंट का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है उसको। ये अगर हर चीज़ हम आपको पढ़ाएं तो फिर आप हमें दे दें 4 साल दे दें, हम आपको पढ़ा देते हैं। 4 साल में जितनी भी चीज़ें हैं ये इंशाल्लाह हम तफसील से क्या करेंगे आपको। जिस तरह आप लोग लॉ पढ़ना चाहते हैं 3 साल आपके कॉलेज के, वो आप हमें दोबारा दे दें, हम आपको उस तरह का लॉ पढ़ा के भेजेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ उसको क्या करें? दोहराते चले जाए। और अगर ये नहीं है तो वो जो आपकी बैकलॉग है वो आपने खुद पूरा करना है। और वो कैसे पूरा करना है कि अगर यहाँ पे लफ्ज़ आ गया है कि जनाब नेहरू रिपोर्ट, तो जाके पूरा इसका ओरिजिनल टेक्स्ट ट्रेस करके पढ़े कि नेहरू रिपोर्ट में है क्या।
ये सारी चीज़ें नीचे लाइब्रेरी में मौजूद है, आपको मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ। वहाँ पे आप जाएं और बैठ के वहाँ पे आप इसको रीड आउट करें। फुल टाइम है सीजे की प्रिपरेशन, ये 4-5-6 घंटों की चीज़ हरगिज़ नहीं है। अच्छा जनाब, 14 पॉइंट्स में क्या होता है? 14 पॉइंट्स का टेक्स्ट पढ़ें और आप मिसाक लखनऊ का टेक्स्ट पढ़ें, दोनों सेम मिलेंगे। हम अपनी डिमांड्स को रिपीट कर रहे हैं और हिंदूज जो उससे रिट्रैक्ट कर रहे हैं 1928 में, उनको अगेन कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ, अभी तक हम आपके साथ चलना चाहते हैं, हम इकट्ठे होकर बरतानिया के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलाना चाहते हैं, लिहाजा आप आएँ और आप हमारे साथ क्या हों, इकट्ठे हों। यहाँ पे जब मसाइल बढ़ते हैं तो फिर बरतानिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कॉल कर लेता है 1930, 1931, 1932 में। फ़ेल हो जाती हैं वो आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसकी डिटेल बताएंगे, फ़ेल हो जाती हैं। उसकी बेस पर अब यहाँ पे दरमियान में एक चीज़ 1930 में और आ जाती है, खुतबा इलाहाबाद। अल्लामा इकबाल टू नेशन थ्योरी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टू नेशन थ्योरी सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान ने थी, उसको रिप्रोड्यूस किया किसने? अल्लामा इकबाल ने। अगर फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी की बात करें तो हु इज़ फाउंडर ऑफ द टू नेशन थ्योरी? सर सैयद अहमद ख़ान। 1930 में इलाहाबाद के मकाम पर अल्लामा इकबाल ने उसको क्या किया? रिप्रोड्यूस कर दिया। और रिप्रोड्यूस क्या किया कि मुस्लिम और हिंदू ये दो अलग कौमें हैं, इनका मज़हब अलग है, इनकी इबादत, इनके मामलात, इनकी रसूमात, इनके रिवाज, इनकी खाना पीना, रिहाइश सब अलग हैं, ये कभी भी एक जगह पर नहीं रह सकते। बट स्टिल हम सेपरेट मुल्क का नहीं सोचते। चौधरी रहमत अली भी 1933 के अंदर नाम दे देते हैं इस इलाके के लिए, एक प्रपोज करते हैं कि जी हमें ये करना चाहिए, लेकिन स्टिल हम उस पर तवज्जो नहीं देते। और हमारा अभी भी मकसद क्या है? बरतानिया को यहाँ से क्विट करवाना और मिल के यहाँ पर क्या करना? गवर्नमेंट चलाना कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम की रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन हो और उस चीज़ को लेकर चलना। स्टिल हम यहीं पे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत से मुस्लिम उलमाए कराम और बहुत से मुस्लिम लीडर्स ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी। इनफैक्ट वो पाकिस्तान बनने की मुखालफत इसलिए की थी कि मुस्लिम डिवीज़न के वो लोग क्या थे? अगेंस्ट थे कि डेफिनेटली जब पाकिस्तान बनेगा तो मुसलमान क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। वो सब इस चीज़ के ख़िलाफ़ थे, अगेंस्ट थे। अभी सब ऐसा ही चल रहा है। 1935 का एक्ट आ जाता है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं। अब ये गेम चेंजर आ रहा है हमारा सीन। 1935 के एक्ट के मुताबिक इलेक्शन होते हैं। 1937 में होता क्या है? 1937 में यहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाती है। किसकी गवर्नमेंट बन जाती है जनाब? कांग्रेस की। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है और कांग्रेस की गवर्नमेंट का मुसलमानों के साथ जो बिहेवियर होता है वो ब्रिटिशर्स से कई गुना ज़्यादा ख़राब होता है। अब यहाँ पे वो सारे लोग जो ये सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, बरतानिया को यहाँ से निकालना है और उसके बाद यहाँ पे मिल के गवर्नमेंट करनी है, उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कि मिल के कैसे गवर्नमेंट करेंगे। कि जब 1937 में कांग्रेस की वजारतें बनती हैं और जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो चीज़ें जब सामने आती हैं तो इस तरह उसका नतीजा निकलता है कि जब 1939 के अंदर कांग्रेस रिज़ाइन करती है तो मुस्लिम जो है वो क्या करते हैं? वो यौम निजात मना लेते हैं। वो यौम निजात क्यों मनाते हैं? वो यौम निजात इसलिए मनाते हैं कि इन 2 सालों में उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं जनाब, इकट्ठे चलने चलाने वाली बातें तो ख्वाब हैं, ख्याल हैं, गलत चीज़ें हैं, ये पॉसिबल। अब हमारा माइंड चेंज हो रहा है कि अब इकट्ठे की बातें नहीं, अब क्या करना है? अब कुछ और करना है। कुछ और क्या करना है अभी तक क्लियर नहीं है। ये कुछ और करने के हवाले से अब हमारा जो ये बैकग्राउंड था कि आखिर हम इस पॉइंट पे क्यों पहुँचे, क्या ऐसे रीज़न्स थे जो हमें यहाँ तक लेकर आए जिसकी वजह से हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। इस बैकग्राउंड के बाद हम 27वें सेशन में पहुँच जाएंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां जो हमारा सेशन है, जो कि कॉल किया है कायदे आज़म ने, और इसकी जो एग्जैक्ट डेट है वो बेसिकली 22 से 24 मार्च है। ये जो है वो 3 दिन का एक सेशन है।
बट जो सेंट्रल बात जिस दिन होती है वो इस सेशन के सेकंड डे होती है, जिस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, 23 मार्च की रेजोल्यूशन इस हिसाब से हम याद रखते हैं। मिंटो पार्क, ये सब लोग इकट्ठे होते हैं मिंटो पार्क में। अब मिंटो पार्क का नया नाम क्या है जनाब, इकबाल पार्क। अब मिंटो पार्क जो मौजूदा इकबाल पार्क है, जहाँ पर इसी सेम चीज़ की निशानी के तौर पे मीनार पाकिस्तान मौजूद है, 22 मार्च 1940 को मुसलमान कायद आज़म की क़यादत में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। अभी तक पाकिस्तान का नाम यहाँ पर नहीं आया। इकट्ठे कहाँ पे हुए, मिंटो पार्क। मिंटो पार्क कहाँ पे है, किस शहर में, लाहौर। इनफैक्ट इसको जो नाम दिया गया, इसका एक्चुअल नेम था, इट वाज लाहौर रेजोल्यूशन। द एक्चुअल ओरिजिनल नेम वो क्या था, लाहौर रेजोल्यूशन था। लाहौर रेजोल्यूशन जो कि मिंटो पार्क में पास होती है। तो जब इस लाहौर रेजोल्यूशन में मुसलमान, इसमें कौन होते हैं, फजल हक, मौलवी फजल हक ये पेश करते हैं इसको। इसमें कायद आज़म 2 आवर की स्पीच करते हैं इंग्लिश के अंदर, और सारा जो अभी आपको मैंने बैकग्राउंड बताया, ऐसे आप उनकी स्पीच जब सुनेंगे तो आपको बेसिक रीजंस, बेसिक बैकग्राउंड ऑफ द रेजोल्यूशन नज़र आएगा, कि जिसमें कायद आज़म ये तमाम चीज़ें नरेट करते हैं, ये तमाम इवेंट्स नरेट करते हैं, तमाम हिंदू मुस्लिम यूनिटी की एफ़र्ट्स को नरेट करते हैं कि हमारी एफ़र्ट्स थी कि हम यहाँ से बरतानिया को निकाल के यहाँ पे इकट्ठे इस सिस्टम को एक तरीक़ाकार के अकॉर्डिंग चलाएं। बट ये वजह है कि जिसकी वजह से आज हम इस पॉइंट पर पहुँचे हैं कि हम अपने लिए अलग वतन हासिल करना चाहते हैं। अलग वतन का नाम अभी तक प्रपोज़ नहीं किया। अलग वतन कौन सा नहीं, बस सिर्फ ये है कि मुस्लिम जो मेजॉरिटी के इलाके हैं उनको अलग किया जाए और उनको आज़ाद किया जाए। अभी तक अलग एक सेपरेट इस तरह के होमलैंड की बातें नहीं थी इसमें। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे तो क्या था कि मुसलमान जो अक्सरियत इलाके उनको आज़ाद किया जाए, अलग किया जाए उनको, ताकि उनके ऊपर मुस्लिम गवर्नमेंट्स बने, मुस्लिम उनके ऊपर कंट्रोल आ जाए। जो एंटी लीग लोग थे, हु वर द एंटी लीग, एंटी लीग मीन्स जो मुस्लिम लीग के क्या थे, अगेंस्ट, ऑल्दो दे वर मुस्लिम्स, कुछ उसमें नॉन मुस्लिम भी आ गए। जो एंटी लीग लोग हैं सारे के सारे, एंटी लीग लोगों ने क्या किया, उन्होंने, क्योंकि ऑलरेडी चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का नाम तो प्रपोज कर चुके थे, जो ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम प्रपोज, वो छेड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, इसका नाम क्या रखा, क्या होगी जी करारदाद पाकिस्तान, बन जाएगा उन पाकिस्तान। और ये इतना स्प्रेड हुआ ये जुमला कि ये करारदाद लाहौर क्या बन गई, करारदाद पाकिस्तान बन गई। और ये करारदाद पाकिस्तान बनी और हमने पूरी एफर्ट शुरू की कि अब पाकिस्तान इंशाल्लाह बनेगा। और अगर आप देखें तो 7 इयर्स का पीरियड कोई इतना बड़ा पीरियड नहीं होता। आप अपने हालात में देख लें कि एक छोटी सी जगह को रिफॉर्म करने पे कितना टाइम लग जाता है। बट 1940 से 1947 तक जस्ट 7 ईयर के पीरियड के अंदर ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो बेसिकली हमने, जिसका अहद 23 मार्च 1940 को किया था, 7 साल के कलील अरसा में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान। तो बेसिक रीज़न बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें, इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जनाब, वो यही है कि सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, अगर मैं इसको कहूँ तो गलत नहीं होगा अगर आप इसके हवाले से, जैसे उसने कहा पेपर में, कि आप बताएं जी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस को पॉइंट्स में लाएँ तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है कि इट वाज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ जनाब हमारी जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है, इट वाज द फर्स्ट स्टेप। इसके बाद मुसलमानों ने क्या किया, एफ़र्ट करनी स्टार्ट की। और उस एफ़र्ट का नतीजा क्या निकला, उस एफ़र्ट का नतीजा ये निकला कि कुछ ही अरसा के अंदर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक सेपरेट जो है मुल्क वो बना। और सेकंड इसमें क्या हुआ कि जब ये डिमांड हुई तो इन्हेंसमेंट हुई। किस चीज़ की इन्हेंसमेंट हुई, इन्हेंसमेंट ऑफ मुस्लिम ओनरशिप टूवर्ड्स लीग। लीग का मतलब यहाँ पे फिर क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इससे पहले जो मुस्लिम थे वो कांग्रेस में ज़्यादा थे, और अभी तक वो इसको, क्योंकि आपको पता होगा कि 1937 के इलेक्शंस में मुस्लिम लीग हार गई थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग क्या थी, हारी थी डेफिनेटली। तो कांग्रेस जो है वो
गवर्नमेंट के अंदर आई थी और बड़े बुरे तरीके से आ रही थी। मुसलमान जो है वो कोई ख़ास सीट सिक्योर करने में कामयाब नहीं हुए थे, क्योंकि मुसलमान भी इसको ओन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन होती है तो उसके बाद जो मुसलमान हैं वो अब इसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, अब ये हमारी अब जमात है और हमने इस जमात के साए के तले यूनाइट होकर अपना जो सेपरेट होमलैंड है उसको क्या करना है, उसको हासिल करने की एफर्ट करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जो इन्हेंसमेंट हो जाती है, किस चीज़ की इन्हेंसमेंट हो जाती है, मुस्लिम ओनरशिप की, और उसके बाद मुसलमानों को क्या मिल जाता है, न्यू विजन एंड पर्पस। मुस्लिम गॉट अ न्यू विजन एंड पर्पस। इससे पहले एक विजन एंड पर्पस क्या था, इससे पहले विजन एंड पर्पस था बरतानिया के लिए क्विट करने का, कोई डिवाइड करने का पर्पस नहीं था, कोई सेपरेट होमलैंड का पर्पस नहीं था, अपना अलग आज़ाद वतन हासिल करने का पर्पस नहीं था। यहाँ से हमें एक मकसद मिल जाता है कि अब हमारा मकसद क्या है, एक अलग वतन हासिल करना, जहाँ पर मुसलमान जो है वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो यहाँ पर मुसलमानों को एक नया जो है वो पर्पस मिल जाता है, जिस पर्पस के अकॉर्डिंग हमने आगे फर्दर इसको क्या करना है, अपने मुल्क को लेकर चलना है और हमने अपने लिए एक अलग और आज़ाद वतन जो है वो हासिल करना है। इसके अगर कुछ और पॉइंट्स हम इसके करें, इसके प्रिंसिपल अगर क्लासेस की बात करें तो इसमें बेसिक मकसद क्या था, इसमें अगर यहाँ पर एक दो और पॉइंट भी लिख लें, ये लिख लें कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ मुस्लिम एज सेपरेट नेशन, कि यहाँ पर सेपरेट नेशन के तौर पर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए सामने लेकर आते हैं कि नहीं जनाब, हमने सेपरेटली इस मुल्क को क्या कर